हाँ तो हेलो 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 सभी को नमस्कार। तो फिज़िक्स के अंदर हम फिज़िक्स अभी पढ़ रहे हैं अपने लेक्चर में। तो फिज़िक्स के अंदर हम लोगों ने बेसिक मैथ वाले तो सारे लेक्चर पूरे कर लिए हैं। बेसिक मैथ के बाद हमारे पास जो भी लेक्चर बनते हैं वो अभी अपना अगला टॉपिक आता है वेक्टर्स का। अब हम वेक्टर्स को पढ़ेंगे। वेक्टर को 5-6 लेक्चर में अप्रोक्स हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या करेंगे, वेक्टर को समझेंगे कि वेक्टर होते क्या है, वेक्टर का नाम कहाँ से डिराइव हुआ, वेक्टर का नाम है ही क्यों, और इसका यूज़ क्या है पूरी फिज़िक्स में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग वेक्टर्स। आज है इसका लेक्चर नंबर 1। मेरा नाम है आयुष वर्मा। स्वागत है आप लोगों का तिलकधर यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो वेक्टर्स, देखो सबसे पहले बात आ जाती है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी क्यू करके भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पी क्यू करके भी लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि हम किसी भी, क्या कहते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं लेंथ का। लेंथ को कैसे नाप लेते हैं हम लोग? मीटर स्केल से, ठीक है जी। उसके बाद हम जैसे मान लो हम स्पीड ले लें, स्पीडोमीटर से। और कोई लेना चाहोगे, जैसे करंट होता है, करंट इसको हम ले लेते हैं एमीटर से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी होती है। तो हमारे पास बेसिकली बात है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के या किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसे मेज़र कर पाए। क्या करते हैं? मेज़र कर पाए। जैसे हमारे पास लेंथ आ जाती है, लेंथ में हम मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। मीटर स्केल आप लोगों ने देखा होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पीड की, अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पीडोमीटर आ जाता है। करंट की बात करें तो हमारे पास एमीटर आता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यानी वोल्टेज की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? वोल्ट मीटर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। बट अब हम क्या कहना चाहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी ना हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। जो फिज़िकल क्वांटिटी है ना, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पहला पार्ट है फंडामेंटल पी क्यू फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। एक है हमारे पास डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है जी। तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये समझ लो ये अपने आप में अपने आप में एक निराली चीज़ है। कितनी होती है? 7 होती हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है क्योंकि वो बहुत सारी हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक आता है मास, लेंथ, करंट,
टाइम, amount of substance, मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक आप ले सकते हो टेम्परेचर, और एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये कुछ होती हैं 7। ठीक है, अगर मैं डेराइव, देखो सबसे पहले इसी को समझो, मास को हम केजी में लिखते हैं, है कि नहीं, मास को हम केजी में लिखते हैं, और केजी में लिखने के साथ साथ एक मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, सेकंड थिंग लेंथ को मीटर में लिखते हैं। करंट एम्पियर, करंट अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लिखते हैं बेसिकली, और से डिग्री सेल्सियस में भी लिखते हैं, और एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सातों के सातों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यानी सबसे पहले जब आई थी ना तो यही आई थी, मतलब मान लो सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा, ये है मुर्गी ये है अंडा, तो पहले क्या आई, मुर्गी आई, उसके बाद अंडा आया। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है ना, सबसे पहले ये आई, इनकी हेल्प से हमारे पास डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी आई, है कि नहीं, इनकी हेल्प से हमारे पास क्या आई, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी आई। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे आपने ABCD पढ़ी होगी, आपने बचपन में ABCD पढ़ी होगी, ABCD को मान लो मैंने फंडामेंटल कह दिया, उसके बाद मैं उससे क्या लिख रहा हूँ, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, या मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, या मैं YouTube लिख रहा हूँ, या मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, या मैं कोई पेंसिल लिख रहा हूँ, है कि नहीं। अब जैसे ABCD वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ABCD, इस तरीके से हमने पढ़ी थी, ऐसे पढ़ी थी। फिर अगर मान लो मैंने कह दी फंडामेंटल है, क्या कह दी मैंने, ये है फंडामेंटल, ठीक है जी, ये तो हो गया फंडामेंटल। अब मैं इससे डराइव करके अगर मान लो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, जैसे मेरा नाम है आयुष, ठीक है, तो 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लगी, वैसे मान लो 5 फंडामेंटल अल्फ़ाबेट लगे, मतलब 5 फंडामेंटल लेटर्स लगे। और अगर मान लो मैंने YouTube लिख दिया, लेकिन और भी बहुत सारे लिख सकते, क्योंकि अफराद है, कुछ भी लिख सकते हो आप, अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लो मैं इस बोर्ड ही लिखूँ, इस कौन सा वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड लिखना चाहूँ, ये मार्कर है, मार्कर लिखना चाहूँ, मतलब बेसिकली क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं होती है, ये सबसे पहले आई, इन्हीं की हेल्प से हमने बाद में डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को बनाया। हमें मज़ा आने लग गया, फिर हम बनाते गए, फिर देखा इतनी सारी बन गई कि अब उनको तो संभालना मुश्किल हो रहा है। यही खेल है। ठीक है, तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वे फिजिकल क्वांटिटी विच डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने ले लिया आपके पास एग्जांपल में क्या चीज़ आ जाती है, मैंने ले लिया स्पीड। ठीक है, स्पीड कैसे आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया आपके पास वर्क कैसे आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो मैंने ले लिया फोर्स कैसा हो गया, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे कि सर डिस्टेंस तो हमने मान लिया क्या होता है, लेंथ होती है। टाइम हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे दिया हुआ है
तो ये वाला तो बनता है, ये वाला तो बन गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वर्क वाला आपने कैसे बना दिया, ना तो हमको फोर्स पता है ना हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है। उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है जी। मास हमको मिल गया यहाँ पे, बट एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है नहीं, एक्सेलरेशन तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन भी हमारे पास इसी से ही आता है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास इसी से ही आता है। देखते हैं कैसे आएगा। हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी या फिर स्पीड हमारे पास कैसे आ रही, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो कि डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो, बाकी ये टॉपिक दोबारा से खुलेगा यूनिट एंड डायमेंशन में। अभी के लिए मैं इतना सा बता के चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ n इंटू यू, मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। जहाँ पे जो n है इसको मैंने कह दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और वहीं अगर मैंने बात करी u की, u इज़ नथिंग बट ए यूनिट, क्या है, यूनिट है। जैसे मान लो आप लोग लिखते हो लेंथ, लिखते हो अगर आप तो कैसे लिखते हो 5 मीटर, जिसमें से जो ये 5 है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ जो ये 5 है, ये क्या होता है, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो मास है, ये जो सॉरी मास नहीं 5m यानी मीटर, मीटर क्या है, मीटर इज़ ए यूनिट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके पास, आपको फोर्स दे दिया हो, आपको फोर्स दे दिया हो 9 न्यूटन के आसपास, ऐसा कुछ दे दिया हो, तो आपको पता है इसमें जो 9 है, इसमें जो 9 आ रहा है, इसमें 9 क्या है, 9 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, 9 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। वहीं अगर मैं न्यूटन की बात करूँ तो दिस इज़ क्या है, ये यूनिट है, समझ रहे हो। मतलब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होगी उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और क्या होगी, यूनिट होगी। दोबारा बोलते हैं, अगर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी होगी तो उसके अंदर क्या क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो आप इसको कर लो नोट, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब आती है अपने पास, अभी अपने फिज़िकल क्वांटिटी को 2 भागों में तोड़ा, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। अब हम फिज़िकल क्वांटिटी को एक और भाग में तोड़ते हैं, एक और तरीके से तोड़ेंगे, कैसे वो देखो। अभी फिज़िकल क्वांटिटी, अब मैं कह रहा हूँ फिज़िकल क्वांटिटी ना 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, टॉपिक का नाम तो आ गया, ठीक है, टॉपिक का नाम तो आ गया वेक्टर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बाकी हम लोग पी क्यू को पढ़ चुके हैं, पी क्यू क्या होता है, एन इंटू यू, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और वहीं पे फिज़िकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हमको पता है स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है जी, हम पता है हमें, यूनिट होगी, हाँ जी हमें पता है। तो ये चीज़ें तो होंगी, ठीक है।
हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। बट अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो क्या वेक्टर में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू होना तो कंपलसरी है, यहाँ पे यूनिट भी होगी। बट वेक्टर क्वांटिटी में एक अलग चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो, बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, 5 + 5 10 होता है कि नहीं? इस तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर मैं बात कहूँ, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 5 + 5 10 होता है, आपके नॉर्मल ज़िंदगी जो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो। बट अगर मैं कह दूँ कि 5 + 5 0 भी हो सकता है, 5 + 5 2 भी हो सकता है, 5 + 5 7 भी हो सकता है, 5 + 5 5 ही रह सकता है। 5 + 5 5 भी रह सकता है अगर मैं से कहूँ तो। यानी मेरा मैं कहना ये है, अगर मान लो एक वेक्टर है, मान लो एक एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, अगर वेक्टर 1 कह रहा है कि 5 और वेक्टर 2 है हमारे पास 5, कितना है 5, तो मैं कह रहा हूँ वेक्टर 1 + वेक्टर 2 कितना हो जाएगा? पता कितना हो सकता है? ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है 10 के, और कम से कम और बराबर हो सकता है 0 के। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि अगर वेक्टर के 5 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, वेक्टर के 5 और वेक्टर के 2 वेक्टर हैं 5 और 5, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास 0 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। वहीं अगर मान लो मैं स्केलर की बात करूं, स्केलर S1 कितना आ रहा है 5, और स्केलर S2 आ रहा है 5, और हमें करना है S1 + S2, तो ये 5 ही आएगा, 5 के अलावा और कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, ये 5 के अलावा कुछ आ नहीं सकता। और यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब ये कैसे आती है, क्यों आती है, ये हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में। ये तो कह रहे हैं ना मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, भाई ये है क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखो, वेक्टर के पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट होती है, डायरेक्शन होती है, और वेक्टर मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए क्वांटिटी को, तब वो वेक्टर कहलाएगी। तो इतनी बात समझ में आई? हाँ जी समझ में आई। तो इसको जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। तो हो गया होगा नोट। अब मैं थोड़े आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर हुई, कौन कौन सी क्वांटिटी बाद में ये सिद्ध हुआ कि ये स्केलर ही रह गई, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास अगर मैं बात करूँ ना डिस्टेंस आया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में। बट हमको जब पता चला हमको एक वेक्टर की भी ज़रूरत है, एक डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ हो जो कि वेक्टर तरीके से काम कर सके, उसके पास डायरेक्शन हो, तो हमारे पास पता क्या आया, हमारे पास आया डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ गया स्पीड। वहीं अगर हमको स्पीड की अगर वेक्टर की बात करें तो हमारे पास आया वेलोसिटी। और यहाँ पे और भी बहुत सारे आए, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स भी वेक्टर होता है। चौथे नंबर पे मान लो मैं ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। 5 में मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया।
मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और इसमें मान लो अगर मैं ले लूँ, इसमें मैं वर्क ले लूँ, वर्क ले लिया। चौथे नंबर पे मैंने मान लो टाइम ले लिया। तो इस तरीके से इसमें भी बहुत है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल बता दिए। ये क्या होते हैं, ये वेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्केलर्स होते हैं, ठीक है। ये वेक्टर्स होते हैं और ये स्केलर्स होते हैं। इसको भी नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिए होंगे अब तक। तो ये भी नोट कर लिया आप लोगों ने। अब क्या करते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं कि वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हेडिंग डाल लो, वाई डू वी नीड वेक्टर, हमें वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, वेक्टर की ज़रूरत हमेशा हमें तब पड़ी जब हमको पता चला कि भाई इस नेचर में ना डायरेक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इस नेचर में डायरेक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे, अब जैसे मान लो हमें किसी जगह पे जाना है, मान लो हम लोगों को जाना है, जैसे अपने पास वो मैप होता है ना इंडिया का, कुछ इस तरीके से आता है। छोड़ो, बनाना बेकार है, आता है नहीं मुझे। मान लो ये वाला जो एरिया है ये अपना जम्मू कश्मीर का एरिया है, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है। अब मुझे दिल्ली से जाना है जम्मू, ठीक है, मुझे दिल्ली से जाना है जम्मू। मैंने किसी से पूछा, भाई मेरे को दिल्ली से जम्मू जाना है, मुझे बताओ कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो उसने मुझे बता दिया कि भाई 500 किलोमीटर है। दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से जम्मू के बीच का रास्ता कितना है, 500 किलोमीटर है। ये उसने बता दिया कि दिल्ली से जम्मू के बीच का रास्ता 500 किलोमीटर है। अब मैं कह रहा हूँ चलो मैं जा रहा हूँ जम्मू। कैसे जाऊँगा, मैं भागता भागता गया और यार पता क्या हुआ, मैं पहुँच गया, मैं 500 मीटर भागता गया, मैं गया 500 किलोमीटर भागता और वो पता कहाँ पहुँच गया, मैं कुछ यहाँ पहुँच गया महाराष्ट्र के पास। मैं महाराष्ट्र के पास भागता पहुँच गया और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो जम्मू जाना था, यहाँ तो जम्मू जैसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है। तो ये बात तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। फिर मैं वापस आया, मैंने कहा यार जम्मू तो नहीं जा पाए। फिर मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं तो देखो यहाँ से यहाँ आ गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, इधर भाग के देखते हैं। इधर भाग के देखा, ठीक है। इधर भाग के देखा तो भाई मैं तो कहीं और ही पहुंच गया, मैं तो कहीं यूपी की साइड पहुंच गया 500 किलोमीटर पे, ठीक है। यहाँ पे भी बात नहीं बनी, ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। फिर मैंने सोचा चलो इधर भाग के देखते हैं 500 किलोमीटर। जब मैं इधर भागा तो सोचा इधर कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो बेसिकली जम्मू तो नहीं पहुँच पा रहा मैं, गड़बड़ हो रही है। तो मैंने क्या करा, मैं उस आदमी के पास फिर से गया। मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ, 500 किलोमीटर तो आपने बता दिया, पर जाना किस तरफ है, जाना किस तरफ है। आपने बता दिया दिल्ली से जम्मू तक का रास्ता होता है 500 किलोमीटर, बट हमको ये बताओ हमको जाना किस तरफ है। ये तो बताया नहीं ना, तो हम कैसे बता दें, किस तरफ जाना है ये हमको नहीं बताया तो हम कैसे बता दें। तो भाई फिर उसने मुझे बताया कि भाई देखो नॉर्थ की साइड पे जब तुम भागोगे तो तुमको जम्मू मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या जाना पड़ेगा, नॉर्थ की साइड जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हमको जम्मू मिल जाएगा। तो ये समझा डायरेक्शन। देखो भाई तुम ये बात समझोगे कि डायरेक्शन का रोल तो है,
अबे हमें जम्मू जाना था और हम पहुंच रहे थे कहाँ पे, महाराष्ट्र पहुंच रहे थे, यूपी पहुंच रहे थे, और पता नहीं कहाँ 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 पहुँचते। ठीक है, कहाँ कहाँ पहुँचते हम लोग। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है, इसलिए वेक्टर की ज़रूरत पड़ी। और कोई मतलब नहीं था वेक्टर का, और कोई मतलब नहीं था वेक्टर का, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत थी तो हमारे पास वेक्टर की आ गई। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज वी नीड अ क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। हमें वेक्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको डायरेक्शन चाहिए थी। बात ख़त्म। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब आ जाता है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर को अगर हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं? तो हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आपको पता है, एक ग्राफिकली और मैथमेटिकली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इस तरीके से दिखाते हैं, कुछ एरो की तरह। कुछ एरो की तरह इस तरीके से दिखाते हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये क्या होता है, हेड। और ये जो है, ये जो पूरा का पूरा है, ये इसको हम कहते हैं टेल। ठीक है, और मैं कहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ, देखो जो हेड होता है ना, हेड, जो हेड होता है वो हमको देता है डायरेक्शन, और जो टेल होता है वो हमको देता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है मैग्नीट्यूड। और हमारे पास हेड को हेड दे देता है डायरेक्शन, मतलब एरो जिस तरफ इशारा करेगा वही हो जाएगी हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछा भाई जम्मू किस तरफ है, उसने कह दिया ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, मतलब जिस तरफ इशारा कर दे उसको हम कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ, देखो जैसे मान लो मैंने कह दिया ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है v1। ठीक है, और एक ये वेक्टर है। ठीक है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो ये है वेक्टर v2। वेक्टर के ऊपर ना ऐसे एरो लगा के लिखते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो हमसे मैं पूछ रहा हूँ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? तो मैं साफ सा कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ v2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2 इज ग्रेटर देन v1। ये बात समझ में आई? वेक्टर 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है v1 से, और हमने दिखा दिया कैसे, कि देखो यहाँ पे लेंथ कितनी कम है और यहाँ पे लेंथ कितनी ज़्यादा है। यानी ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ये हमको दिखाती है मैग्नीट्यूड को। ये वाली लेंथ जो हमको दिखाती है वो दिखाती है हमको मैग्नीट्यूड, दिखाती है कि हाँ जी कोई चीज़ कितनी दूर है, कितनी पास है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। मान लो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, वो हमको ये दिखाता है।
और वेक्टर का हेड हमने ये दिखा दिया, हेड दिखाता है डायरेक्शन और टेल दिखाता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी इतना याद रखो। अब आते हैं आगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, छोटी सी बात समझो। हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमारे पास वेक्टर ए, इस वेक्टर को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से क्या कर देंगे, एक एरो लगा देंगे। एक वेक्टर के ऊपर एक एरो लगा देंगे तो हमारे पास इसको हम कहेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, इनटू में डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास है वेक्टर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास है डायरेक्शन। मतलब कोई भी अगर वेक्टर होगा तो उसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, इस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ फोर्स का, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फोर्स इजिकल टू 5 न्यूटन आई कैप। ठीक है, मैं ले रहा हूँ, अभी समझ लेना बाद में। तो बेसिकली क्या मतलब है, फोर्स ऐसे लिख सकते हैं हम लोग और 5 न्यूटन आई कैप, मतलब क्या होगा, कैसे लिखेंगे, एफ इनटू में एफ कैप, इसको कैप करके बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आया, 5। ठीक है, और डायरेक्शन क्या आई, डायरेक्शन आई हमारे पास आई कैप। तो ये बात समझ में आई। देखो अब 2 मिनट सुनना। हमने वेक्टर को पढ़ लिया। वेक्टर क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या क्या हो, हमारे पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो, और हम अब क्या करें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, वेक्टर की थोड़ी सी बात करें तो हमारे पास क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन, कि हम उसको कैसे दिखाएंगे। क्योंकि अभी तक तो हमने वेक्टर कभी पढ़ा नहीं, अभी तक तो हम सारी चीज़ें स्केलर पढ़ रहे थे। अभी तक तो हम सारी 9th तक यानी 10th तक हम क्या पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें स्केलर में पढ़ रहे थे। बट अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको वेक्टर पढ़ना है, यानी एक नई चीज़। तो नई चीज़ को दिखाना पड़ेगा ना, कैसे दिखाएंगे। अगर मान लो ग्राफिकल तरीके से दिखाएंगे तो मैंने आपको बता दिया, एक एरो होगा, वो जिस तरफ डायरेक्शन करेगा, जिस तरफ उसका हेड होगा, उसको हम कह देंगे डायरेक्शन दिखा रहा है। और जितना वो लंबा होगा, यानी कि उसकी जो टेल जितनी लंबी होगी, उसको हम कह देंगे इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वेक्टर ए बराबर, मान लो मैंने लिख दिया इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे मॉड लगा के, और हम इसको डायरेक्शन को हम ऐसे कैप लगा के दिखा देते हैं, ऐसे कुछ कैप सी लगा देते हैं, इसके बराबर लिखते हैं। और अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया फोर्स 5 न्यूटन आई कैप। आई कैप क्या दिखा रहा है, आई कैप बेसिकली दिखा रहा है ये एक्स एक्सिस में आगे जा रहा है। कैसे दिखा रहा है, एक्स एक्सिस में आगे जा रहा है। कैसी एक्स एक्सिस, ये होती है ना एक्स। तो यहाँ पे ये फोर्स क्या है, ऐसे तरीके से है कुछ। ये वाला वेक्टर मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आई कैप की तरफ इशारा कर रहा है और यहाँ तक आएगा 5 न्यूटन। समझे,
समझे? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। बट अब क्या है, कुछ वेक्टर ऐसे भी होते हैं, मतलब अभी रुको मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है, मान लिया वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, मान लिया, लेकिन अगर हर किसी क्वांटिटी के पास अगर डायरेक्शन हो उसे हम वेक्टर मान लें तो ये तो गलत है। ठीक है, तो मेन क्राइटेरिया की बात करते हैं। मेन क्राइटेरिया क्या है, मेन क्राइटेरिया क्या है, मेन क्राइटेरिया क्या है वेक्टर को पहचानने का, मेन क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इसको समझो। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो इसको लिख लो कि मेन क्राइटेरिया क्या है, डायरेक्शन नहीं है। हो सकता है कोई क्वांटिटी ऐसी हो जिसके पास डायरेक्शन हो लेकिन वो वेक्टर ना हो, तो हमको मेन क्राइटेरिया क्या पकड़ना है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब मैं तो थोड़ी सी बात समझाता हूँ। सुनो, all vector quantity have direction, all vector quantity have direction, यानी हर किसी वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, but some quantity have direction, या फिर ऐसे लिख लो, some scalar quantity also have direction, यानी कुछ स्केलर ऐसे भी हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। करंट के बाद डायरेक्शन होती है, बट क्या ये वेक्टर है, नहीं है। ठीक है, हमको ये बात समझनी है कि सभी वेक्टर के बाद डायरेक्शन होती है, ये तो हमने मान लिया, बट ऐसे कुछ स्केलर क्वांटिटी भी है हमारे जीवन में, कुछ नेचर में कुछ ऐसे स्केलर क्वांटिटी भी हैं जिनके पास डायरेक्शन है, बट फिर भी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों होंगे स्केलर क्वांटिटी, कुछ समझ में आता है? स्केलर क्वांटिटी क्यों होंगे? एक वजह हो सकती है, अभी हमने मेन क्राइटेरिया की बात करी थी, जाहिर सी बात है क्या करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सही बात है, मतलब करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से नहीं कि उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके पास डायरेक्शन तो है बट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो। जब तक मैं इंक डाल लूँ यार थोड़ी सी। सभी लोग नोट कर लें इसको कि ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन बट सम स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो हैव डायरेक्शन। जैसे कि हमारे पास करंट जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है,
करंट कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, स्केलर है। और क्या है, इसके पास डायरेक्शन तो होती है, इसके पास डायरेक्शन तो होती है, बट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इस वजह से ये क्या हो गई, स्केलर हो गई। ठीक है। वही अगर मैं बात कर दूं करंट डेंसिटी की, किसकी बात अगर मैं कर दूं करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी क्या आती है हमारे पास, करंट डेंसिटी हमारे पास आ जाती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करती है। चाहो तो नोट कर लो, ये मैं बोलता जा रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, नोट कर लिया होगा, मेरा भी हो गया काम। चलो हो चुका काम, बिठा देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग की बात समझो। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग की बात करता हूँ तो वो क्या होती है वो समझते हैं। यानी देखो, समझो, ये एक वेक्टर बना हुआ है जो कि थीटा एंगल ऊपर है, ये होगी इसकी डायरेक्शन, थीटा एंगल ऊपर डायरेक्शन। ठीक है, और मान लो कुछ 5 न्यूटन का है, फोर्स है ये, कितना है, 5 न्यूटन, डायरेक्शन हमने इधर दिखा दी है। अब मैं चाहता हूँ इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ, इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा, वेक्टर बनाया मैंने और थीटा एंगल ही ऊपर करके लिख दूँगा। क्या करूँगा मैं, थीटा एंगल ऊपर करके लिख दूँगा। आई बात समझ में। यानी मैंने क्या करा, ये फोर्स है 5 न्यूटन का, मुझे सेम टू सेम इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। मुझे इसका काम यहाँ पे नहीं है, मुझे इसका काम यहाँ पर है। ठीक है, मुझे इसका काम यहाँ पे नहीं है, मुझे इसका काम है यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, इसको उठा के इधर रख दिया। ठीक है, इसको मैंने उठाया और इधर रख दिया। और कैसे रखना है, हमेशा एंगल को या फिर एंगल को देख के रखते हैं। वैसे तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि डायरेक्शन चेंज ना होने पाए, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुए। देखो, कभी भी वेक्टर को अगर हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और जगह से, मान लो मैं इधर रखना चाहता हूँ, या मैं इधर रखना चाहता हूँ, या मैं इधर रखना चाहता हूँ, इधर रखना चाहता हूँ, इधर रखना चाहता हूँ, कहीं पे भी रखना चाहता हूँ, कहीं पे भी रखना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ से उठा के आप लोगों की कॉपी में रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, आप पता नहीं कहाँ पे बैठे हो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से उठा के आपकी कॉपी पे रखना चाहता हूँ, तो कैसे रखूँगा, कैसे रखूँगा, मुझे क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्शन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा बाय डायरेक्शन, बाय टेकिंग कांस्टेंट, या फिर ऐसे लिख लो, क्या होना चाहिए, डायरेक्शन शुड बी कांस्टेंट, डायरेक्शन शुड बी कांस्टेंट while shifting of a vector। ठीक है, ये हमने लिखा, डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए जब भी हम वेक्टर को शिफ्ट करें। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है, कि अगर हम डायरेक्शन को कांस्टेंट लेके चलें। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, नोट कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। देखा जाए लेक्चर कहाँ तक पहुँचा। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मस्त चलेगा। अभी
अब मैं कह रहा हूँ एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी दो वेक्टर है ना हमारे पास, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जॉइन वेक्टर टेल टू टेल, टेल टू टेल और हेड टू हेड, और क्या करो, सिलेक्ट करो स्मॉलर एंगल। अब समझो, ये तो लिख लिया आपने, अब समझो कैसे करना है। मान लो मैंने आपको कुछ इस तरीके से दे दिया, ऐसा बनाते हैं कुछ, इसका कुछ आ रहा है अपने पास 60 डिग्री। ये जा रहा है वेक्टर, ये है इसका हेड, और यहाँ से ये एक वेक्टर जा रहा है, ये है इसका हेड, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। हमसे पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बताओ। क्या बताना है हमको, एंगल बिटवीन वेक्टर बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा रूल, जॉइन वेक्टर्स हेड टू हेड और टेल टू टेल, इस तरीके से जोड़ना है। बट क्या ये हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, ये देखो, ये हेड पहले का और दूसरे वाले की टेल, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हेड टू हेड जोड़ेंगे या फिर टेल टू टेल जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या करा हम लोगों ने, हाँ एक काम करें, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसकी थोड़ी सी पैरेलल शिफ्टिंग कर दें पहले वाले की, तो काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा भाई, देखो ये मैंने इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, और ये वाला वेक्टर तो नीचे आ ही रहा था। ये था, तो अब अगर मुझे इतना समझ में आ गया तो मैं ये वाला एंगल नहीं बता सकता, कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, कितना आ गया 120 डिग्री। ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। देखो, एंगल बिटवीन वेक्टर इज 120 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो आज के लिए मैं अभी इसके कुछ थोड़े से क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले इसके क्वेश्चन करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कल करेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर का टॉपिक आता है, उसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना ही होगा, इसको नोट कर लो। चलो, किसी भी चैप्टर का पहला टॉपिक पहला लेक्चर अगर हम लेते हैं तो उसको छोटा रखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। गलत बात तो नहीं है ये। अब आ जाते हैं थोड़े क्वेश्चंस पे। जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा ले लिया और ऐसा ले लिया, बीच में आ रहा है 30 डिग्री। हमसे पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बताओ। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके भी तो जा सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैं इसको पीछे लेके चला गया, ये तो बना ही हुआ है ना ऐसा, ये तो ऐसा बना ही हुआ है। इसको वाले को थोड़ा सा पीछे लेके चला गया तो ये कुछ ऐसा आ गया। इसमें ये वाला एंगल आ रहा था हमारे पास 30 डिग्री, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 बन रहा होगा, है कि नहीं। ये पूरा 180 बन रहा होगा। एक सेकंड, ये पूरा 180 बन रहा होगा। 180 बन रहा होगा तो 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30 150 डिग्री।
तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या आ गया अपने पास, 150 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरीके के सवाल आ सकता है आपके पास। सेकंड मान लो मैं ले लेता हूँ एक इस टाइप का सवाल, जैसे कि मान लो एक वेक्टर ये जा रहा है और एक वेक्टर जा रहा है कुछ यूँ जा रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं इसमें बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कैसे बताएंगे। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको आगे बढ़ा दिया। ये हमने कहा था ये 90 डिग्री है, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये भी कितना आया, 90 डिग्री आया। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सवाल भी करा दिए कुछ सवाल करा दिए आज के डेट में वेक्टर के। थोड़ा सा हमने समझा कि वेक्टर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से वेक्टर की हमको ज़रूरत पड़ी, किस किस तरीके से हम लोगों ने वेक्टर की क्वांटिटी को बनाया। जैसे हमें एक डिस्टेंस के रूप में ज़रूरत थी तो हमने डिस्प्लेसमेंट बना दिया। स्पीड के कोई वेक्टर चीज़ की ज़रूरत थी तो हमने स्पीड की जगह बना दिया वेलोसिटी। करंट हमारे पास स्केलर था, करंट के रूप में अगर हमको एक वेक्टर की ज़रूरत थी तो हमने क्या करा, करंट डेंसिटी बना दिया। इस तरीके से जो बहुत सारे हम लोगों ने चीज़ें बनाई जब हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आज का वेक्टर का लेक्चर। अभी तक क्या करना है आपको, इसको रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, थोड़े दिनों में एक बेसिक मैथ का पूरा एक वन शॉट लेके आएंगे। 2 या 3 घंटे में सारा का सारा रिवाइज़ करवा देंगे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हो गए थे। एक छोटा फॉर्म भी तो होना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो चलते हैं, अभी आप ये करो, बाद में अगले दिन मिलते हैं।